कौन सी गैंग का काम था? कौन कौन शामिल था इसमें? ये किस किस की मिली भगत थी? बता साले। बोल, वरना तेरा भेजा खोपड़ी से डिटैच कर दूंगा। बोल ना। मैं जानता हूं, उसे मुझसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। मैं पूरी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। ये तकरीबन 15 साल पहले शुरू हुई थी, जिसने तमाम लोगों की जिंदगियों में सोना मिला दिया। ये दुनिया दो किस्म के लोगों से बनी है। पहले जो तैर नहीं सकते उन्हें समंदर में धकेल कर हंसने वाले, और दूसरे तैरना ना आकर भी समंदर में कूद जाते हैं किनारे पर पहुंचने के लिए। वो दूसरे किस्म का था। उसकी आंखें हमेशा शिकार पर रहती थी, और उसका लक्ष्य हर वक्त शिखर पर। क्योंकि ये शिकार वो एक वक्त की भूख मारने के लिए नहीं करता था। ऐसे शिकार से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। मालिक, मदद कीजिए ना मालिक। मेरे बेटे का बदन बुखार से तप रहा है। मालिक, मेरी पगार दे दीजिए ना मालिक। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इसे अस्पताल ले जाना है। मालिक, पगार 4 दिन बाद मिलेगा। चल। मालिक, मैं तो अपनी मेहनत का पैसा मांग रही हूँ मालिक। मेरे बेटे को बचा लीजिए। इसकी तबीयत बहुत खराब थी, इसी वजह से काम पर नहीं आई। मालिक, इंसानियत के नाते मदद कीजिए मालिक। चल, निकल इधर से। चल, अरे चल, लड़के को लेके जा। चल। मालिक, ए, टेबल पे चाय दे रे। मालिक, अरे रोज का किटकिट है इसका। मुझ पर नहीं, मेरे बच्चे पर तो तरस का। कमीना है तू, नरक में जलेगा तू। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? देख लेना, नरक में सड़ेगा तू। कीड़े पड़ेंगे तुझे, हाय लगेगी मेरी। कौन है रे तू? ये क्या कर रहा है रे? अपने हक की चीज के लिए कभी भी भीख मत मांगो, छीन लो उसे। हक जताना पड़ता है। तेरा नाम क्या है बेटा? एक दिन आएगा जब तुझे किसी को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जमीन पर राज करेगा। उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि वो जमीन कौन सी है और ना ही उसे पता था कि राज करना क्या होता है। वो तो ये भी नहीं जानता था कि उस जमीन पर पहले से कोई राज कर रहा था। गुरुनाथ, इस सल्तनत का बेताज बादशाह। अगर इतिहास के खूंखार राक्षस मिलकर कोई मंदिर बनाते तो उस मंदिर में मूर्ति गुरुनाथ की होती। मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था, ईमानदारी से मेहनत से काम करो तभी जिंदगी में सफलता मिलती है। लेकिन जल्द ही मैं समझ गया कि ये जो ईमानदारी और मेहनत जैसी बेतुकी चीजें हैं, ये सब अमीरों ने इजाद की है ताकि दबे कुचले गरीब लोगों को हमेशा दबा कर रखा जाए। जब रियल एस्टेट के भाव आसमान छू रहे थे, जब जमीन की कीमत ऊपर भाग रही थी और इंसानों की जान कौड़ियों के दाम बिकने लगी थी, कोई नहीं जानता गुरुनाथ कहां से आया। लेकिन एक बात साफ है, इस शहर में बार कल्चर की शुरुआत उसी ने की थी। अगर उसकी और तारीफ करूं तो उसकी हिंसा में भी एक अलग सी कला थी। वो चाहता था कि पूरी दुनिया झुककर उसे सलाम ठोके। अगर गुरुनाथ की बात कोई टाल सकती थी तो वो थी उसकी बीवी। सिर्फ चारुलता की बातें गुरुनाथ कभी नहीं टालता था और चारुलता के लिए उसका बेटा अमरनाथ ही उसके लिए सब कुछ था। यही नहीं, उसका गर्व, गौरव और उसकी इज्जत सब कुछ अमरनाथ था। तुम कहते हो कि मुझे गलतफहमी हुई है, मेरी हर बात को हल्के में लेते हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है गुरु। इससे पहले कि गुरुनाथ के भाई को पावर का चस्का लगता, चारुलता ने दांव खेलकर उसे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। मुझे उस पर यकीन नहीं है, लेकिन तुम्हारा अब हमारे साथ रहना ठीक नहीं। जो शहर पसंद आए वहां चले जाओ, मैं इंतजाम करवा दूंगा। अपने भाई की खुशी के लिए वो चला गया, पर कोई नहीं जानता वो कहां गया। सबका मानना है कि चारुलता ने उसे मरवा दिया है, लेकिन हां, यह सिर्फ एक अफवाह है। एक दफा गुरु का एक बार डांसर से लफड़ा चला। कुछ दिनों के बाद यह बात सामने आ गई। जब इस बारे में चारुलता को पता चला तो वो अपना आपा खो बैठी और उसने उस बार डांसर को जिंदा जला दिया। जिंदा रहने के लिए माइकल जो भी काम मिलता कर लेता था, जो भी खाना दिखता खा लेता था, पर उसकी खोज कभी नहीं रुकी। और आखिरकार काफी लंबे समय बाद उसने वो हासिल कर ही लिया जिसकी उसे तलाश थी। दारू का ठेका कहाँ है? आगे मार्केट में। जी शुक्रिया। सर, आपको कोर्ट की बताई अगली तारीख पर आ रही हो। ये जज बहुत खुश है सर। स्वामी, ये जो कह रहा नहीं होगा, जैसा मैं कहूंगा वैसे ही होगा। अगर कोई गलती हुई तो तुम लोग जानते हो मैं क्या करता हूं। पकड़ लो इसे। गुरुनाथ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। इस उम्र में चाकू लेकर क्यों घूम रहा है? मुझे मेरे बाप को जान से मारना है। अच्छा, ठीक है। अब समझ ले, मैंने उसे तेरी तरफ से मार दिया। चल बता तेरा घर कहाँ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। मेरा कोई पक्का ठिकाना नहीं है। आप जहाँ उतारोगे वहीं घर बसा लूंगा। मेरे साथ चलेगा? मेरा आदमी तेरा ख्याल रखेगा। अगर मैं आपके साथ आया तो आपको मेरा ख्याल रखना होगा। स्वामी, गुरु, इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है गुरु।
उस दिन से वो मेरे साथ बड़ा हुआ। मैंने कई अनाथ बच्चे देखे हैं, लेकिन इस बच्चे से मुझे खास लगाव होने लगा था। वो गुरुनाथ की आंखों में भी बड़ा होना चाहता था। फिर कुछ ही सालों के बाद उसे वो मौका भी मिल गया। नाइजीरिया से ड्रग्स की एक बड़ी कंसाइनमेंट आई थी। बहुत से लोग उसे डॉक्स पर उतारना चाहते थे, लेकिन गुरुनाथ की इजाजत के बिना वो ड्रग्स उतारने की हिम्मत किसी में नहीं थी। डैड, साउथपोर्ट पर एक कंसाइनमेंट कब से फंसा हुआ है। वहाँ आरके के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें डॉक्स पर उतारने का प्लान कर रहे थे हम। बस एक बार आपको बताना था। डैड, क्या है उस कंसाइनमेंट में? 300 करोड़ के ट्रक्स हैं। अगर हमारे हाथ लग जाए तो हम इंडिया के हर कोने कोने में सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए गुरुनाथ की परमिशन लगेगी। अगर उसे बिना बताए करोगे तो खतरा ज्यादा है। डैड, अगर आप इजाजत दे देते तो मैं तुरंत उन्हें उतारने की तैयारी शुरू कर देता। जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, 1500 कॉम्पिटिटर्स मौजूद थे। कदम कदम पर दुश्मनों से सामना होता था। उनमें से 300 मारे गए और बाकी के सब जेल में सड़ रहे हैं। सही कह रहा हूं ना स्वामी? बिल्कुल सही। मेरी गर्दन कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इस रेस में सिर्फ मैं अकेला ही हूं। उसकी वजह जानते हो? मैं भी तो हूं गुरु। क्या बक रहा है? ये देख, मैं तेरे सामने बैठा हूं अपनी खड़ी की हुई सल्तनत के सिंहासन पर, और तू मेरे सामने सिर झुकाए बैठा है, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है और कब करना है। गुरुनाथ को खत्म करके कंसाइनमेंट उतार लेते हैं। जो हथियार तुम निकालते हो उससे दुश्मन की फटनी चाहिए, तुम्हारी नहीं। आई बात समझ में? हाँ, समझ गया डैड। तुमसे पहले ये खबर मुझे मिल चुकी है और मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। निकलो। ठीक है डैड। तुम किसी लड़के के बारे में बता रहे थे। जिसने तुम्हें कोर्ट में बचाया था वही लड़का है। अच्छा, वो बुलाओ उसे।